हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस गुरु रवि में। गाइज, आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जिसमें आपको हर रोज 10 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूं। ये प्रैक्टिस सेट वैसे तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है, लेकिन मुख्य रूप से जो रेलवे वाले बच्चे हैं उनके लिए तो भैया ये रामबाण साबित होने वाला है। गाइज, आप सभी को पता है रेलवे एएलपी का सीबीटी फर्स्ट की एग्जाम जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद में अब लगातार और भी रेलवे की अन्य एग्जाम है, जैसे कि आरपीएफ एसआई की एग्जाम 2 से स्टार्ट है। उसके बाद में फिर टेक्नीशियन की एग्जाम है, फिर उसके बाद में जेई की एग्जाम है, फिर एनटीपीसी और ग्रुप डी की भी आने वाली है। वैसे लगातार एग्जाम चलती रहती है। तो अगर आप बायोलॉजी के प्रैक्टिस सेट रोज देते हो, मैं आपको बता दूं, एक चैप्टर ज़्यादा से ज़्यादा मैं 3 क्लासों में पूरा कर दूंगा। किसी दिन 2 क्लासें आएगी इस प्रैक्टिस सेट की, किसी दिन 1 क्लास आएगी। वैसे लगातार ये प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे जब तक आपकी रेलवे की एग्जाम समाप्त नहीं हो जाती पूर्ण रूप से, तब तक। प्रत्येक क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया है, इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड है। वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक देखना है। ज़्यादा नहीं है, 10 क्वेश्चन है, लेकिन 10 क्वेश्चन में मैं आपको लगभग 30 से 40 क्वेश्चन की जानकारी देकर जाऊंगा। आप सभी को पता है मैं जो कुछ भी सिखाता हूँ बिल्कुल आसान भाषा में सिखाता हूँ। आप मेरे छोटे बड़े भाई बहनों, मैं भी आपका भाई हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ। बस जुड़े रहना है आपको हमारे साथ। बायोलॉजी से मैं फिर कह रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको और डिटेल में बायोलॉजी पढ़नी है तो मैं आपको बता देता हूँ, 1 फरवरी से मैंने एक बैच की शुरुआत की थी। उस बैच का नाम है जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच। 2016 से लेकर के 2023 तक रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एलपी टेक्नीशियन में, आरआर जेई में, आरपीएफ में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन मैंने आपको उस बैच में करवाए हैं। अगर आपने वो बैच नहीं देखा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के देख लेना। चलिए भैया, आज का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो मैं लिख लेता हूं हेडिंग, रेलवे प्रैक्टिस सेट फर्स्ट। चले भैया, करें शुरुआत। ठीक है, आरपीएफ में भैया बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाले हैं ये क्वेश्चन, इतना याद रखना है आपको। चलिए भैया, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और फिर इसका आंसर देना। अब तक आपने, मुझे नहीं पता क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा, लेकिन भैया क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से भी आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए जर्मन प्राणी शास्त्री, वह ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री। ऑप्शन नंबर बी है स्लाइडेन व हुक। ऑप्शन नंबर सी है ल्यूवेनहुक व हुक। और ऑप्शन नंबर डी है जर्मन वनस्पति शास्त्री व ब्रिटिश प्राणी शास्त्री। बताइए, अब तक आपने जो पढ़ा है वो बेकार हो गया होगा लगभग 70 से 80% बच्चों का, तो क्योंकि आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है कि कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन व सोहर ने दिया था। कब दिया था? 1838 और 39 में दिया था। लेकिन जैसे ही ये ऑप्शन आपके सामने आए और भैया आपका दिमाग खराब। अब बताओ क्या करोगे? सब कुछ पढ़ा हुआ होने के बाद भी ये क्वेश्चन आपका गलत हो गया। तो मैं आपसे फिर कहता हूं, जो कुछ भी पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ ले एग्जामिनर, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा हमें। भाई इतना तो आपने पढ़ा है ना, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैं आपको बता देता हूं, ऑप्शन नंबर डी जर्मन वनस्पति शास्त्री है ब्रिटिश प्राणी शास्त्री। देखो, 1838 व 39 में 2 वैज्ञानिक थे। एक तो था स्लाइडेन और दूसरा था स्वान। मैं आपको फिर बता देता हूं, ये जो स्लाइडेन है ये वनस्पति शास्त्री था और जो स्वान है ये प्राणी शास्त्री था। इतनी बात क्लियर है। स्लाइडेन जो था ये जर्मनी का था भैया, और स्वान जो था ये ब्रिटिश का था भैया। अब क्वेश्चन में क्या दिया था आपसे पूछा गया था कि भैया इनमें से कौन सा है, यानी कि कोशिका सिद्धांत इनमें से किसने दिया।
तो पहला ऑप्शन था आपके पास जर्मन प्राणी शास्त्री। क्या जर्मन का प्राणी शास्त्री था क्या? नहीं, जर्मन का तो वनस्पति शास्त्री था भाई। कौन था? स्लाइडेन, है कि नहीं है? ब्रिटिश वनस्पति शास्त्री, ब्रिटिश का वनस्पति शास्त्री थे क्या? नहीं, ब्रिटिश का तो प्राणी शास्त्री था। इसलिए ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाता है। स्लाइडेन व हुक ये तो हो ही नहीं है, क्योंकि ये तो आपने पढ़ रखा है बी और सी को, तो आप कैसे ये गलत कर दोगे? पहले में और अंतिम में कंफ्यूजन था, तो राइट आंसर क्या करके आना है आपको? ऑप्शन नंबर डी। अब आपको समझ में आ गया। 1838 और 39 में दिया था स्लाइडेन व स्वान ने। स्लाइडेन जो है वो जर्मन का वनस्पति शास्त्री है, और जो स्वान है वो ब्रिटिश का प्राणी शास्त्री है। इतनी बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम है तक? तो इस तरीके से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ऑप्शन आ सकते हैं। इसलिए जो कुछ भी पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है, मजा आएगा। 10 क्वेश्चन करवाने वाला हूं प्रत्येक सेट में, लेकिन मैं आपको बता देता हूं चैप्टर वाइज चलेंगे। जैसे कि मान लीजिए कोशिका वाला चैप्टर, तो कोशिका वाले चैप्टर में 3 प्रैक्टिस सेट हो गए, फिर कोशिका विभाजन वाले चैप्टर में 2 प्रैक्टिस सेट हो गए। तो ज़्यादा नहीं है, जो अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनका आपको मैं रिवीजन करवाने वाला हूँ। 100 में से 100% ऐसे क्वेश्चन फंसने की संभावना है। बोलो भैया, बात क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम है तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप किस तरीके से याद कर सकते हो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जब आपका नेट समाप्त हो जाता है तो आप क्या करते हो? भैया 1 GB डाल दो यार, यही कहते हो ना? तो जी से तो जर्मनी या फिर जर्मन, और बी से बोटनी। तो जर्मन का क्या है? वनस्पति शास्त्री है, यानी कि समझ रहे हो मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा जी से तो क्या बन गया? जर्मनी, और बी से बोटनी। बोटनी का मतलब आप समझते हो? वनस्पति विज्ञान, यानी कि वनस्पति शास्त्री। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि जर्मनी का वनस्पति शास्त्री था कौन? स्लाइडेन। आ गए समझ में? ओके, अब फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं सेकंड क्वेश्चन डाल देता हूँ। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ओमनिज सेलुला ई सेलुला कथन किसने दिया? आपके ऑप्शंस है स्लाइडेन व स्वान, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन और रुडोल्फ विर्चो। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रुडोल्फ विर्चो। आप सभी को पता है रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया था। आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया था। आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया था, और इसकी जो लाइन थी वो यही लाइन थी भैया कि ओमनिज सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब होता है कि पुरानी कोशिकाओं का निर्माण। इस कथन का मतलब क्या है वो समझिए कि प्रत्येक नई कोशिकाओं का निर्माण। इसका मतलब होता है ओमनी सेलुला ई सेलुला का कि प्रत्येक नई कोशिकाओं का निर्माण उसकी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। मतलब समझिए, मान लीजिए ये कोई कोशिका है, इधर देख लीजिए, ये कोई कोशिका है कि नहीं है? अब ये कोशिका अपने आप को डिवाइड करती है, और डिवाइड करके एक से अनेक कोशिका बनाती है, या फिर 2 या 2 से अधिक कोशिका बनाती है। जो कोशिका डिवाइड हुई है उसे हम मात्र कोशिका कहते हैं, आप सभी को पता है, उसे हम मात्र कोशिका कहते हैं। डिवाइड होकर जो नई कोशिका बनती है उसे हम पुत्री या फिर संतति कोशिका कहते हैं। उसे हम पुत्री या फिर संतति कोशिका कहते हैं। जिस प्रोसेस के तहत ये एक कोशिका से 2 कोशिका बनी है उस प्रोसेस को कहा जाता है सेल डिवीजन, यानी कि कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन।
तो भैया आधुनिक कोशिका सिद्धांत में रुडोल्फ विर्चो ने यही बताया था कि ये जो नई कोशिका है, ये नई कोशिका पुरानी कोशिकाओं से कैसे आई, यानी कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे हुआ। तो इन्होंने अपनी लैटिन भाषा में एक शब्द दिया था ओमनी सेलुला ई सेलुला, एक कथन था इसका। इस कथन का मतलब क्या है कि प्रत्येक नई कोशिकाओं को जो निर्माण है वो उसकी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है, यानी कि ये जो नई कोशिका बनी है, इन नई कोशिकाओं का निर्माण इसकी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से हुआ है। जिस प्रोसेस के तहत हुआ है उस प्रोसेस को कोशिका विभाजन कहा जाता है, सेल डिवीजन कहा जाता है। बात समझ में आ गई। 1855 में दिया था भैया रुडोल्फ विर्चो ने कोशिका सिद्धांत, आधुनिक कोशिका सिद्धांत। और कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेनहर्स्ट ने। स्लाइडेनहर्स्ट ने क्या दिया था? 1838 व 39 में कोशिका सिद्धांत दिया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया? तो रुडोल्फ विर्चो ने दिया था 1855 में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओमनी सेलुला इस सेलुला का तात्पर्य क्या है? तो प्रत्येक नई कोशिकाओं का निर्माण उसकी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। मैंने आपको समझाया भी है किस तरीके से होता है, किस प्रोसेस के तहत होता है, कोशिका विभाजन के तहत होता है। जो कोशिका डिवाइड होती है उसे मात्र कोशिका कहते हैं, जो नई कोशिका बनती है उन्हें हम पुत्रीय संतति कोशिका कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। किसी भाई को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चले, ओके। देखिए भैया, सबसे सिंपल क्वेश्चन है आज का ये कि कोशिका की खोज किसने की? किसने की थी बताओ? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन नंबर बी है ल्यूवेनहुक, ऑप्शन एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक इसका पूरा नाम है, ऑप्शन नंबर सी है रॉबर्ट ब्राउन और ऑप्शन नंबर डी है रुडोल्फ विर्चो। बताइए, इसका राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट हुक। आप सभी को पता है 1665 में रॉबर्ट हुक जी के द्वारा जो कोशिका की खोज की थी इसने, वो मृत कोशिका की खोज की। किसकी? मृत कोशिका की। खोजी गई कोशिका कौन सी थी? मृत कोशिका थी। किसमें की थी? तो कोर्क टिश्यू में की थी, कोर्क उत्तक में की थी। तो ये चीजें याद है? बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में मृत कोशिका की खोज की थी भैया। किसमें की थी? तो कोर्क टिश्यू में। ये कोर्क टिश्यू का नाम बार बार पूछा जाता है कि भैया मृत कोशिका की खोज जो है वो किस में हुई थी? तो कोर्क टिश्यू में हुई थी। तो इंपॉर्टेंट है, मैंने स्टार भी लगाया है इधर। ठीक है मेरे भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम? लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई जीवित कोशिका की खोज किसने की? भाई मृत कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने कर दी 1665 में, लेकिन पहली बार जीवित कोशिका को किसने देखा? तो जीवित कोशिका की खोज की थी भैया एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक ने। कब? 1676 में। ठीक है, इन्होंने की थी भैया जीवित कोशिका की खोज। जीवित कोशिका की खोज। ठीक है, तो दोनों चीजें क्लियर हो गई। मृत कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी। किसमें की थी? कोर्क टिश्यू में। और जीवित कोशिका की खोज 1676 में एंटनी वॉन ल्यूवेनहुक ने की थी। इतनी बात क्लियर है? ओके। रॉबर्ट ब्राउन, इसने भैया केंद्रक की खोज की थी। इसने किसकी खोज की थी? केंद्रक की। और रुडोल्फ विर्चो ने तो अभी मैं आपको बता के आया हूं, इन्होंने आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया था भैया। कब दिया था? 1855 में। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलो, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। नहीं है ना किसी को कोई प्रॉब्लम? ओके, बस जुड़े रहना। हर रोज इसी तरीके से आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आते रहेंगे और सारी चीजें क्लियर करवाते रहेंगे। देखो, अगर आपको चैप्टर पढ़ना है, कोशिका वाला चैप्टर तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा, आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, ओके, चले आगे। ओके, देखिए भैया, ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4। बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या होगा कि कोशिका में पानी की मात्रा कितनी होती है? अरे भाई, कोशिका जो होती है उसमें पानी की मात्रा कितनी होती है? आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए 70 से 80%, ऑप्शन नंबर बी है 15 से 20%, ऑप्शन नंबर सी है 5 से 7%, ऑप्शन नंबर डी है 3 से 5%।
ध्यान से समझना, कभी कभी यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इजी लग रहा होगा लेकिन ये क्वेश्चन इजी नहीं है। जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो फिर आप समझते हो ना फिर क्या होता है। देखो पानी का आप बता दोगे, मानता हूं। देखो पानी जो होता है ना वो कोशिका में कितना होता है, 70 से 80% होता है। लेकिन हमें सिर्फ पानी थोड़ी ना पढ़ना है, पानी के अलावा भी और भी बहुत सारी चीजें होती है कि नहीं है। तो वो सारी चीजें पढ़नी है। यार देखो तबीयत खराब हुई थी आज के लगभग 4-5 दिन पहले। तो जब कभी पूर्ण रूप से सही नहीं हुआ, गले में थोड़ी बहुत खराश है, ऐसे दवाइयाँ चालू है, धीरे धीरे सही हो जाएगा। फिर उसके बाद में रेगुलर हमारी पढ़ाई ठीक रहेगी। और एक बात और मैं आपको बता दूं भैया कि अगर आपको रेलवे ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, एलपी टेक्नीशियन में, आरआर विजय में, आरपीएफ में जितने भी क्वेश्चन कोशिका वाले चैप्टर से पूछे गए हैं, अगर आपको वो सभी क्वेश्चन देखने हैं तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उस प्लेलिस्ट का, ठीक है। तो जा करके देख लेना। वैसे अगर आप जनशताब्दी एक्सप्रेस में देखोगे तो वहां भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां भी आप देखोगे तो कोशिका वाला चैप्टर आपको मिल जाएगा। और उसकी पर्सनल मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है भैया, तो वो भी मैं आपको नीचे डाल दूंगा, तो जा करके देख लेना। देखो भैया पानी, कृषि कोशिका में पानी जो होता है ना वो 70 से 80% होता है। उसके अलावा अगर आपसे प्रोटीन के बारे में पूछा जाए कि भाई प्रोटीन कितनी होती है, तो प्रोटीन होती है 15 से 20%। अगर आपसे न्यूक्लिक एसिड के बारे में पूछा जाए, न्यूक्लिक एसिड के बारे में पूछा जाए तो न्यूक्लिक एसिड होता है 5 से 7%। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में पूछा जाए तो कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, 3 से 5%। और 2% होता है भैया फैट, या फिर जिसे आप लिपिड्स भी बोलते हो। तो इन चीज़ों के बारे में भी आपको पता होना जरूरी है। छोटी छोटी चीज़ें हैं भैया, आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है कि नहीं है। तो इनको आपको याद करना जरूरी है, क्योंकि आप सभी को पता है एनसीईआरटी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि सारे के सारे ही क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं, इसलिए याद कर लेना, छोटी छोटी चीज़ें हैं भैया, ठीक है। आगे चले, ओके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया, ओके भैया। देखिए भैया ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका के बारे में अध्ययन किया जाता है वह, आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए साइटोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है हिस्टोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है कार्डियोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी है हिपेटोलॉजी। बताओ क्या होगा राइट आंसर। देखो जितनी भी शाखाएं हैं उन शाखाओं के बारे में आपको पता होना जरूरी है। जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मानव हृदय का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है, मांसपेशियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है, हड्डियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है, ब्लड का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है, लीवर का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है, मस्तिष्क के बारे में अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को क्या कहा जाता है, किडनी के बारे में अध्ययन हम विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उस शाखा को क्या कहा जाता है कि नहीं है। ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे कोशिका के बारे में अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है, ऊतकों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है, आंखों के बारे में अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है। तो इन सभी के बारे में जितने भी शाखा है, दांतों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है। तो वो सभी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी भैया, याद करनी पड़ेगी, तभी तो काम चलेगा। नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया तो आपका गलत हो सकता है। शाखाओं से, ब्रांचेज से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहले भी पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाने की संभावना है कि नहीं है। तो बताओ विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिकाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है। तो गाइस उस शाखा को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आप कोशिका के बारे में पढ़ते हो, कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं। हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी वह शाखा है जिसमें आप ऊतकों के बारे में अध्ययन करते हो। कार्डियोलॉजी, ये हार्ट, आपका जो हृदय होता है ना, हार्ट, तो हृदय का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। और लीवर, लीवर का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को हिपेटोलॉजी कहा जाता है। लीवर को क्या कहा जाता है, यकृत भी कहा जाता है। और ब्लड का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उस शाखा को क्या कहा जाता है, हेमेटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, बात क्लियर है। किसी भाई को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। चले भैया, ओके देखो भैया ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा क्वेश्चन है, इसमें जो जानकारी देने वाला हूं वो बहुत अच्छी है भैया।
क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि जीव द्रव्य होता है, आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य, ऑप्शन नंबर बी है जीव द्रव्य माइनस केंद्रक द्रव्य, ऑप्शन नंबर सी है जीव द्रव्य माइनस कोशिका द्रव्य, ऑप्शन नंबर डी है कोशिका द्रव्य माइनस केंद्रक द्रव्य। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर? मैं हट जाता हूं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। देखो वीडियो को छोड़ करके मत जाना, इस क्वेश्चन में मैं आपको बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं। देखो भैया हम पढ़ रहे हैं प्रोटोप्लाज्म, यानी कि हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो प्रोटोप्लाज्म से संबंधित कर रहे हैं। प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में कहा जाता है जीव द्रव्य। ठीक है, क्या कहा जाता है? जीव द्रव्य। इस जीव द्रव्य की खोज किसने की? सबसे पहले तो ये देखिए, तो इसकी खोज की थी भैया पुरकिंजे ने। एक पुरकिंजे नाम का एक वैज्ञानिक था भैया, उस पुरकिंजे ने इसकी खोज की। पुरकिंजे ने किसकी खोज की? इस प्रोटोप्लाज्म की खोज की भैया। दिखाई दे रहा है आपको? प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य की खोज किसने की? पुरकिंजे ने की। मैं अच्छे से लिख देता हूं ताकि आपको और अच्छे से बेहतरीन तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, तो इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज की थी भैया पुरकिंजे ने। ठीक है, ठीक। एक वैज्ञानिक था हक्सले, एक वैज्ञानिक था हक्सले। इस हक्सले ने इसे सजीवों का भौतिक आधार कहा, इसे सजीवों का भौतिक आधार कहा, इसे सजीवों का क्या कहा? भौतिक आधार कहा। इसे सजीवों का क्या कहा? भौतिक आधार कहा। बोलो ये दोनों लाइन समझ में आई या नहीं है? सबसे पहले तो मुझे बताओ। कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है अभी मैं सारी चीजें आपको समझाने वाला हूं, टेंशन मत लीजिए। सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए कि भाई ये जो प्रोटोप्लाज्म है, ये जो जीव द्रव्य है, इस जीव द्रव्य की खोज किसने की? तो एक वैज्ञानिक का नाम है भैया पुरकिंजे, इस पुरकिंजे ने की। दूसरी चीज, एक अलग वैज्ञानिक था हक्सले। इस हक्सले ने भैया इसे सजीवों का भौतिक आधार कहा है। इसे क्या कहा है? इसे सजीवों का भौतिक आधार कहा है। जैसे रोबोटुक ने कोशिका को सभी सजीवों की मूलभूत इकाई कहा था। भाई कोशिका को रोबोटुक ने सभी सजीवों की मूलभूत इकाई कहा था। वैसे ही हक्सले ने इस प्रोटोप्लाज्म से संबंधित एक कथन दिया था। वो कथन क्या है? कि ये सजीवों का भौतिक आधार होता है। भाई जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो सजीवों का क्या होता है? भौतिक आधार होता है। ये दोनों चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई? सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए। अगर ये दोनों चीजें समझ में आ गई है तो अब आगे जो चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं वो सारी की सारी ही चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ध्यान से समझना मेरी बात को। देखो भैया, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। अब कैसे है? अभी मैं आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। पहले मुझे ये बताओ, छोटी सी कहानी है, ये क्या है? ये कोशिका है हमारी, और कोशिका की सबसे बाहरी जो संरचना होती है, भाई पादप कोशिका में तो कोशिका भित्ति होती है, लेकिन जंतु कोशिका में क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है। इस बात को तो आप मानते हो। कोशिका झिल्ली होती है। जंतु कोशिका की जो सबसे बाहरी संरचना है, या जंतु कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण है, जंतु कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण है वो क्या है? वो कोशिका झिल्ली है। इतनी बात क्लियर है? बीच में क्या होता है? इसमें न्यूक्लियस होता है, यानी कि केंद्रक होता है। बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक होता है। दिख तो रहा है ना आपको? बीच में क्या होता है? केंद्रक होता है। और केंद्रक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रक के चारों ओर क्या पाई जाती है? एक झिल्ली पाई जाती है, जिसे आप क्या कहते हो? जिसे कहते हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जिसे क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है, यानी कि केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। इतनी तो बात समझ में आ गई ना? अरे भाई कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण होता है, भाई कोशिका का जो सबसे बाहरी आवरण होता है जंतु कोशिका में, वो कोशिका झिल्ली होती है। सिंपल सी बात है। इसके अंदर केंद्रक होता है। केंद्रक को सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रक के चारों ओर का पाई जाती है, क्या पाई जाती है? केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। अब मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछता हूं, उसका आंसर दे देना भैया कि कोशिका द्रव्य क्या होता है?
तो आप कहोगे कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में जो पाए जाने वाला जो द्रव्य है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं भैया, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं भैया क्या, इसको हम कहते हैं भैया कोशिका द्रव्य। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। इतनी बात क्लियर है। और इसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, किसमें, इंग्लिश में। बोलो, ये कहानी सिंपल है, ये कहानी सिंपल तरीके से आपको समझ में आ गई। इतनी बात क्लियर है। और केंद्रक झिल्ली के अंदर की तरफ भी एक द्रव्य भरा हुआ रहता है भाई, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, लेकिन इस केंद्रक झिल्ली के अंदर भी, इसमें भी कुछ द्रव्य भरा हुआ रहता है भैया। भाई इसके अंदर की तरफ जो द्रव्य होता है उस द्रव्य को क्या कहा जाता है, उस द्रव्य को कहा जाता है भैया न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्रक द्रव्य। क्या कहा जाता है, केंद्रक द्रव्य। अरे सिंपल सी चीज है, कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में जो द्रव पाया जाता है उसे कोशिका द्रव्य कहा जाता है। केंद्रक झिल्ली के अंदर की तरफ जो द्रव पाया जाता है उसे केंद्रक द्रव कहा जाता है। सिंपल सी बात है, न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। और ये कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करते हैं, यानी कि जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि भाई प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य बराबर क्या होता है, कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म प्लस में केंद्रक द्रव्य यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म। ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, इस प्रोटोप्लाज्म में जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। यानी कि कोशिका झिल्ली के अंदर की जो संरचना है उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली के अंदर जो कुछ पाया जाता है उसे ही हम प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इसकी खोज पुरकिंजे ने की थी। हेक्जिले से सजीवों का भौतिक आधार कहा है। और ये प्रोटोप्लाज्म का निर्माण किस किस से हुआ है, कोशिका द्रव प्लस केंद्रक द्रव से। कोशिका झिल्ली और केंद्रक झिल्ली के बीच में जो द्रव पाया जाता है ये वाला, इसे साइटोप्लाज्म यानी कि कोशिका द्रव्य कहा जाता है। इसी में ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी बॉडी होती है, लाइसोसोम होता है। ये सभी कोशिकांग इस कोशिका द्रव में उपस्थित होते हैं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और भैया ये जो केंद्रक झिल्ली के अंदर की तरफ जो द्रव्य पाया जाता है इसी में ही क्या होते हैं, इसी में ही आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, डीएनए आरएनए वगैरह इसी में ही पाए जाते हैं। गुणसूत्र, जीन, केंद्रिका, ये सब इसी में ही होते हैं भैया। तो इतनी बात क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो बताओ अब आपको समझ में आई या नहीं आई। तो जीव द्रव्य बराबर क्या होता है, कोशिका द्रव्य प्लस केंद्रक द्रव्य, है कि नहीं। प्रोटोप्लाज्म बराबर में साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। समझ में आया नहीं आया। अगर मैं आपसे कहूं कि भैया अगर जीव द्रव्य में से यानी कि प्रोटोप्लाज्म में से अगर कोशिका द्रव्य माइनस कर दिया जाता है तो क्या बचेगा। अरे भाई ये है प्रोटोप्लाज्म है, अब इसमें से कोशिका द्रव्य माइनस कर दिया जाता है तो क्या बचेगा। अब मैं सिंपल तरीके से लिख रहा हूं कि भाई ये प्रोटोप्लाज्म है, अरे भाई जीव द्रव्य है। अब जीव द्रव्य में से अगर साइटोप्लाज्म माइनस कर दिया जाता है तो क्या बचेगा, क्या बचेगा, तो मेरे भाई न्यूक्लियोप्लाज्म बचेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म बचेगा। ये बराबर का चिन्ह है भैया, ये प्लस का चिन्ह है। भाई प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। अब आपने इतनी सी कहानी तो समझी होगी, मैं तो इतनी सी तो पढ़ी होगी कि प्रोटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य अगर इधर आ गया तो बराबर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। लेकिन ये भी आपको पता होना जरूरी है कि जो प्रोटोप्लाज्म है इसमें से अगर हम न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्रक द्रव कम कर दिया अगर जीव द्रव्य में से तो क्या बचेगा, तो साइटोप्लाज्म बचेगा यानी कि कोशिका द्रव्य बचेगा। अरे कुछ नहीं बता रहा, मैं ये बता रहा हूं कि कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव दोनों मिलकर के प्रोटोप्लाज्म का निर्माण करते हैं। किसका, प्रोटोप्लाज्म का, ठीक है, जीव द्रव्य का। अब मान लीजिए पूरा इस कोशिका झिल्ली के अंदर पूरा प्रोटोप्लाज्म है। अब इस पूरे प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य में से अगर मैं कोशिका द्रव्य घटा दूं तो क्या बचा, न्यूक्लियोप्लाज्म यानी कि केंद्रक द्रव्य बचा।
और अगर इस पूरे प्रोटोप्लाज्म में से मैं केंद्रक द्रव हटा दूं तो क्या बचा, कोशिका द्रव्य बचा, यानी कि साइटोप्लाज्म बचा। यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है और कुछ नहीं लिखा भैया। मैं गारंटी के साथ वादा करता हूं अगर आपको सारी चीजें क्लियर हो गई इस क्वेश्चन में तो भैया आपका प्रोटोप्लाज्म से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वैसे इतना लंबा नहीं बताना चाहिए था, फिर भी मैंने कोई बात नहीं, क्लास लंबी होगी थोड़ी सी, मैंने बता दिया आपको। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ अगर आपने कोशिका वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के पढ़ लेना। और कोशिका से संबंधित जितने भी क्वेश्चन 2016 से लेकर के 2023 तक रेलवे में पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम में, उन सभी का नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्ले लिस्ट का जाकर के देख लेना। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया आपने, चले आगे। ओके, देखिए भैया ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7। बताओ क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि संसार की सबसे छोटी कोशिका है। बताओ, आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन नंबर बी है शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका, ऑप्शन नंबर सी है दोनों, ऑप्शन नंबर डी है सॉरी। बताओ क्या राइट आंसर होगा, बताओ भाई। इसका राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर ए। देखो माइकोप्लाज्मा जो है वो संसार की सबसे छोटी कोशिका है, ये सबसे छोटी कोशिका है, ठीक है। इसका आकार याद कर लेना मेरे भाई, ये होती है 0.3 माइक्रोमीटर की, ये इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है, रेलवे में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये सबसे बड़ी कोशिका है, ये क्या है, ये सबसे बड़ी कोशिका है, ठीक है। ये क्या है, ये सबसे बड़ी कोशिका है और इसका आकार होता है 130 mm से लेकर के 170 mm। तो कभी कभी ये भी आपसे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये दोनों चीजें याद रखनी है, ठीक है। बात क्लियर है। सबसे छोटी कोशिका समझ में आ गया, सबसे बड़ी कोशिका समझ में आ गया, सबसे छोटी कोशिका का आकार समझ में आ गया, सबसे बड़ी कोशिका का आकार समझ में आ गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भैया। चले, किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। देखो भाई, चैनल पर अगर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके, ठीक है भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए भैया ये रहा आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 8। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। ऑप्शन नंबर ए है जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, ऑप्शन नंबर बी है वायरस यानी कि विषाणु, ऑप्शन नंबर सी है प्रोटोजोआ और ऑप्शन नंबर डी है फंगी यानी कि कवक, फंगस भी कह सकते हो। बताइए राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा विषाणु। देखो विषाणु जो होता है ना, इसे सजीव व निर्जीव के सजीव है निर्जीव के बीच की योजक कड़ी भी कहा जाता है, जोड़ने वाली कड़ी भी कहा जाता है। ये सजीव व निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है, क्योंकि वायरस जो है ना वो कोशिका सिद्धांत का अपवाद माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जिसमें कोशिका है वह सजीव है, जिसमें कोशिका नहीं पाई जाती वो सजीव नहीं है। तो वायरस में किसी भी प्रकार की कोई भी कोशिका नहीं होती है भैया। ये जब सजीव के शरीर में जाता है तो आनुवंशिक पदार्थों के कारण ये सजीव के शरीर में जैसे ही जाता है तो वायरस जो होता है वो सजीव की तरह कार्य करने लग जाता है, यानी कि कोशिका की तरह कार्य करने लग जाता है। और जब ये निर्जीव के शरीर में जाता है तो ये वैसे ही सिंपल तरीके से, लेकिन जैसे ही सजीव के शरीर में गया ये तो सजीव की तरह कार्य करने लग जाता है, जैसे कि अपने रिप्रोडक्शन करने लग जाता है, अपनी कॉपी बनाने लग जाता है। एक वायरस जब अंदर प्रवेश करेगा शरीर में तो बहुत सारे वायरस को उत्पन्न कर लेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कोशिका सिद्धांत का अपवाद माना जाता है, तो विषाणु वायरस को माना जाता है। कौन सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी है, तो वायरस है। समझ गए, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सजीव और निर्जीव के बीच वाला जो है ना वो आपका वायरस है। कोशिका सिद्धांत ये कहता है कि सजीव वह है जिसमें कोशिका पाई जाती है, लेकिन वायरस में कोशिका नहीं पाई जाती। इस बात का आपको याद रखना है। फिर ये रिप्रोडक्शन वगैरह क्यों करता है, ये इसमें आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है, इसी के कारण करता है,
ठीक है, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया, जो बार बार आपसे आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला, सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी किसे कहा जाता है, तो वायरस को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि कोशिका सिद्धांत का अपवाद किसे कहा जाता है, किसे कहा जाता है कोशिका सिद्धांत का अपवाद, वायरस को कहा जाता है, विषाणु को कहा जाता है। आशा करता हूं दोनों के दोनों ही क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर, चले क्वेश्चन नंबर 9 पर। ओके, देखिए भैया, ये रहा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि 9। बताओ, सार्वत्रिक कोशिकांग है, आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन नंबर ए राइबोसोम, ऑप्शन नंबर बी है लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर सी है सूत्रकणिका, ऑप्शन नंबर डी है हरित लवक। सबसे पहले आपको यह पता होना जरूरी है कि सार्वत्रिक कोशिकांग किसे कहा जाता है। तो वह कोशिकांग जो सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है, उस कोशिकांग को कहा जाता है सार्वत्रिक कोशिका। मैंने क्या कहा, वह कोशिकांग जो सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है वो होता है सार्वत्रिक कोशिकांग। समझ में आ गई बात, किसी को कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो वह कोशिकांग जो सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है वो सार्वत्रिक कोशिकांग होता है, और वो है भैया राइबोसोम। चाहे वो प्रोकैरियोटिक कोशिका हो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या फिर वो यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों प्रकार की कोशिकाओं में क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का मुख्य रूप से किस तरीके से पहचानोगे आप प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की कि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है या फिर ये यूकैरियोटिक कोशिका है। देखो, प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है ना, उसमें जो केंद्रक होता है ना वो सुविकसित नहीं होता है, ठीक है, अपरिपक्व केंद्रक पाया जाता है। झिल्लियुक्त जो कोशिकांग है वो सब गायब रहते हैं इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में, लेकिन उसमें राइबोसोम पाया जाता है। 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, इतना आपको याद रखना है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में 80 प्रकार की, सॉरी, जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें जो राइबोसोम पाया जाता है वो पाया जाता है 80S प्रकार का। इसी के अलावा मैं आपको बता दूं, इसमें जो केंद्रक होता है वो सुविकसित होता है। झिल्लियुक्त जो कोशिकांग है वो पूरे होते हैं भैया इसमें, लेकिन इसमें गायब होते हैं। खैर वो चीजें मैं आपको पहले ही जब चैप्टर करवाया था मैंने तब बहुत अच्छे से पढ़ा के आया था कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या है। प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में आपको बताया था। बस इतना याद रखना है कि राइबोसोम सभी प्रकार की कोशिकाओं में पाए जाने वाला कोशिकांग है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक कोशिका हो चाहे वो यूकैरियोटिक कोशिका हो। इतनी बात समझ में आ गई आपको, इसलिए इसे हम राइबोसोम को क्या कहते हैं, सार्वत्रिक कोशिकांग कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चले, जो कि आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। चले भैया, ओके, देखो भैया, ये रहा आज का अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि निम्न में से कौन सा पादप कोशिका व जंतु कोशिका में अंतर जो है उसको सत्य परिभाषित करता है। पादप कोशिका व जंतु कोशिका में अंतर को सत्य परिभाषित करता है। अब बताओ, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में कौन सा अंतर सत्य है, इन 4 ऑप्शन में से वो चीजें आपको बतानी है। पहला ऑप्शन है कि पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति है, जो सेल वॉल है, वो नहीं पाई जाती, परंतु जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, अच्छे से नहीं लिखा है, उसके लिए सॉरी, पर आपको समझ में बेहतर तरीके से आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी है कि पादप कोशिका में जो रिक्तिका है वो नहीं पाई जाती, लेकिन जंतु कोशिका में रिक्तिका पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी है कि पादप कोशिका में जो हरित लवक है वो नहीं पाया जाता, जंतु कोशिका में हरित लवक पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी है कि पादप कोशिका में केंद्रक किनारों पर होता है और जंतु कोशिका में जो केंद्रक है वो मध्य में होता है। बताओ, इनमें से कौन सा पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जो अंतर है उसको सुस्पष्ट सत्य परिभाषित करता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखना, पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति होती है वो पाई जाती है, ना कि नहीं पाई जाती। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, इस बात का आपको याद रखना है। तो ये सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। वैसे ही पादप कोशिका में जो रिक्तिका है वो उपस्थित होती है और जंतु कोशिका में रिक्तिका नहीं होती, होती है तो बिल्कुल छोटी छोटी होती है या फिर इमेच्योर होती है। पादप कोशिका में जो हरित लवक है वो पाया जाता है कि नहीं है, और जंतु कोशिका में जो हरित लवक है वो नहीं पाया जाता भैया। पादप कोशिका जो होती है उसमें केंद्रक जो होता है वो किनारों पर होता है, क्योंकि उसमें रिक्तिका मध्य में होती है, इसलिए वजह से भैया ये ऑप्शन नंबर डी मैंने सही किया था। और जंतु कोशिका में जो केंद्रक है वो मध्य में होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए था, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए था। ठीक है, तो भैया आज यहीं तक रखते हैं। बताओ, ये प्रैक्टिस सेट पहला कैसे लगा आपको,
अगर मजा आया हो वास्तविकता में तो वीडियो को लाइक कर देना, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर देना, चैनल पर नया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। आरपीएफ के एग्जाम 2 तारीख से चालू है भैया, उससे पहले जितने भी आपको क्लासें मिले देख लेना। वैसे मैं सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट करवा के आ चुका हूँ। जो मैंने आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन करवाए हैं जन शताब्दी एक्सप्रेस बैच में 2016 से लेकर के 2023 तक, वो देख लेना। आरपीएफ में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये हमारी गारंटी है। थ्योरी मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखी है, प्रैक्टिस सेट मैंने स्टार्ट कर दी है, ठीक है। तो भाई सारी चीज़ें देख लेना। कोशिका वाला चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाकर के देख लेना। उसके अलावा कोशिका वाले चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं देखे हैं जो रेलवे में पूछे गए, उसका भी आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम, बाय बाय।